हेलो नमस्कार मेरे शेर सैनियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। अपन बात करते हैं महिला और बाल अपराध के बारे में। तो सबसे पहले जो महिला एवं बाल अपराध आता है तो राजस्थान पुलिस में कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसके 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन आते हैं। तो महिला एवं बाल अपराध को आज पूरे विस्तार से करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे घरेलू हिंसा के बारे में। तो पहले प्रश्न आता है कि अपराध होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपराध के बारे में। भाई अपराध पढ़ रहे हैं तो अपराध होता क्या है, अपराध की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले आता है कि अपराध का मतलब हो गया कि नियमों का उल्लंघन करना। जो भी सरकार या गवर्नमेंट जो नियम बना रही है उनका अपन उल्लंघन करते हैं या पालना नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अपराध कहते हैं। तो लिख सकते हैं कि अपराध का मतलब हो गया नियमों का उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना, नियमों का उल्लंघन करना, इसे कहते हैं अपराध। यह हो गया अपराध। लेकिन आता है कि जो अपराध है इस अपराध का उल्लेख कौन सी धारा में मिलता है। प्रश्न यहां से आएगा कि जो अपराध है, अपराध का जो उल्लेख मिल रहा है वो कौन सी धारा में मिल रहा है। तो अपराध का उल्लेख मिलता है धारा 40 में। किस में मिलता है? धारा 40 में अपराध का उल्लेख मिलता है कि धारा जो 40 है उसमें अपराध का उल्लेख मिलता है। अब अगला प्रश्न आता है कि जो अपराध है इस अपराध का रिकॉर्ड कौन रखती है। पूरा जितना भी अपराध होता है तो एक जगह जो स्टोर रहता है तो वो किसके पास रहता है, तो वो रहता है एनसीआरबी की है। रिकॉर्ड कौन रखती है? वो रखती है एनसीआरबी। कौन रखती है? एनसीआरबी। एनसीआरबी का पूरा नाम क्या होता है? तो एनसीआरबी का पूरा नाम होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यह हो गया एनसीआरबी का पूरा नाम। अब आता है कि जो एनसीआरबी इसका मुख्यालय कहाँ है। जो एनसीआरबी है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। कहाँ हो गया? मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। यह हो गया मुख्यालय। अब आता है जो एनसीआरबी है इसके पहले निदेशक कौन थे और वर्तमान में जो निदेशक है वो कौन है। तो इसके जो पहले निदेशक, सबसे पहले आ गया कि इसके पहले निदेशक कौन थे। पहले निदेशक कौन थे एनसीआरबी के? तो उनका नाम है आर वर्मा। पहले निदेशक का नाम है आर वर्मा। तथा जो वर्तमान में निदेशक है उनका क्या नाम है? वर्तमान में निदेशक है उनका नाम है रामफल पवार जो क्या है? आईपीएस है। क्या है? आईपीएस है। यह हो गया एनसीआरबी कि जो एनसीआरबी इसका पूरा नाम हो गया नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय हो गया नई दिल्ली। इसके पहले निदेशक कौन है? तो वो हो गए आर वर्मा। तथा वर्तमान में निदेशक कौन है? वो हो गया रामफल पवार। यह हो गया अपराध के बारे में सामान्य जानकारी। लेकिन अगला प्रश्न आता है कि अब अपराध के बारे में तो हो गया भाई, नियमों का उल्लंघन करना अपराध कहलाता है। लेकिन अपन को याद क्या रखना है? याद यह रखना है पहला कि अपराध का उल्लेख कौन सी धारा में मिलता है। तो धारा 40 में अपराध का उल्लेख मिलता है। दूसरा प्रश्न कहां याद रखना है? दूसरा आता है कि जो एनसीआरबी है या जो अपराध है तो अपराध का रिकॉर्ड कौन रखती है? तो एनसीआरबी रखती है। लेकिन जो एनसीआरबी इसका मुख्यालय कहां है, एक तो यह याद रखना है। दूसरा आता है कि जो इसके वर्तमान में निदेशक है वो कौन है। वैसे ये 3-4 बातें अपन को याद रखनी है और ज्यादा पढ़ना है नहीं। ये हो गया उल्लेख। अब बात करते हैं अपराध हो गया कंप्लीट। अपराध के बाद आता है कि अब घरेलू हिंसा अपराध। कौन सा अपराध? कि जो घर में हिंसा होती है महिलाओं के साथ, उसके बारे में बात करते हैं। तो अब करते हैं बात घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। जो घरेलू हिंसा अधिनियम है 2005 हो गया। तो इसमें जो राष्ट्रपति की मंजूरी लगती है वो कब मिलती है उन्हें? तो वो मिलती है 13 सितंबर 2005 को। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। अब बात करते हैं कि घरेलू हिंसा क्या होती है।
तो घरेलू हिंसा हो गया जो अधिनियम बन रहा है 2005 में, तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो पहला प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? राष्ट्रपति की मंजूरी, किसे राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो वो मिली 13 सितंबर 2005 को। 13 सितंबर 2005 को ये मिल गई इसे राष्ट्रपति की मंजूरी। दूसरा आता है कि जो ये लागू कब हुआ, ये अधिनियम है कि घरेलू हिंसा अधिनियम लागू कब हुआ? तो ये हो गया 26 अक्टूबर 2006 को। 2006 को 26 अक्टूबर 2006 को लागू हो गया। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में कि लागू हो गया 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू कब होता है कि जम्मू कश्मीर में लागू कब हुआ? तो ये होता है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू हो गया ये अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 को ये हो गया जम्मू कश्मीर में लागू। तो इसमें अध्याय कितना आता है? जो अध्याय है इसके अधिनियम के, तो इसमें अध्याय आते हैं 5 अध्याय आते हैं तथा धारा कितनी आती है? तो इसमें धारा आती है 37 धारा। कितनी धारा? धारा आती है 37 धारा। तो सबसे पहले करते हैं कि धारा नंबर 1, धारा नंबर 1, जो धारा नंबर 1 है इसमें बताया गया प्रस्तावना, जो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का है, इसमें जो प्रस्तावना आती है वो आती है धारा नंबर 1 और 2 में। धारा 1 और 2 में क्या आती है? प्रस्तावना आती है, प्रस्तावना। धारा 1 और 2 में आ गई प्रस्तावना तथा जो धारा 3 है, धारा 3 में क्या आ गई? धारा 3 में आ गई घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की परिभाषा। क्या आ गई? परिभाषा। धारा 3 में आ गई परिभाषा। यह आ गई कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की जो परिभाषा आती है इसकी, वो आती है धारा 3 में। यह आ गई परिभाषा। लेकिन धारा 2 पढ़नी है थोड़ी कि धारा 2 में कुछ परिभाषाएं आती है कि धारा 2, यह आ गई 2 कि धारा 2 में क्या आती है? कुछ परिभाषाएं आती है, परिभाषाएं। अब धारा 2 और 3 दोनों कंफ्यूज की हो गए हैं कि धारा 3 में आती है परिभाषा और धारा 2 में भी परिभाषा आ रही है। तो ये कौन सी परिभाषा हो गई, ये कौन सी परिभाषा हो गई? धारा 3 में तो हो गई जैसे आगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, यानी जो हिंसा की जो परिभाषा है वो आती है धारा नंबर 3 में। लेकिन धारा नंबर 2 में कौन सी आती है? धारा नंबर 2 में आती है तो महिला के बारे में जो महिला की परिभाषा आती है, और कौन सी आती है? बालक के बारे में आती है। मजिस्ट्रेट होता है उसकी क्या परिभाषा होती है, वे सभी आती है अपन के धारा 2 में। तो सबसे पहले आता है धारा 2A। धारा 2A में आती है व्यतीत व्यक्ति की परिभाषा। व्यतीत व्यक्ति की परिभाषा। व्यतीत व्यक्ति की परिभाषा। ये व्यतीत व्यक्ति कौन होता है? व्यतीत व्यक्ति होती है महिलाएं। जैसे कोई भी महिला हो, उसके नातेदार द्वारा या उसके कोई भी रिलेटेड हो, उसके द्वारा इसके साथ यदि हिंसा होती है, महिला के साथ यदि परिवार के द्वारा हिंसा होती है, तो वो हो गई व्यतीत व्यक्ति। यानी जो महिला की जो हिंसा होती है उसकी जो परिभाषा मिलती है व्यतीत व्यक्ति की। सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्यतीत व्यक्ति की परिभाषा घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में मिलती है? तो मिलती है धारा 2A में। यह याद रखना, धारा 2A हो गया। अगली आती है धारा नंबर 2, धारा 2B। धारा 2B। धारा A में तो आती है व्यतीत व्यक्ति की परिभाषा, यानी महिला की जो परिभाषा आती है वो आती है 2A में आती है। लेकिन 2B में क्या आती है? B से बन गया बालक। B से क्या बन गया? बालक। B से बन गया बालक। जो बालक की परिभाषा आती है वो कौन सी धारा में आती है? तो बालक की परिभाषा आती है धारा 2B में। कौन सी धारा में? धारा 2B में बालक। B से बालक हो गया, क्या हो गया? B से हो गया बालक। ये हो गया B से बालक, यानी बालक की जो परिभाषा आती है वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की 2B में आती है। यानी बालक कौन होता है? जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम वो बालक होता है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, जिसकी उम्र 18 वर्ष से क्या हो? कम हो, वो बालक की श्रेणी में आता है। तो ये हो गया बालक। अब अगली आती है धारा 2E। धारा 2E।
एक हो गई धारा 2A यानी व्यतीत व्यक्ति, धारा 2B बालक, धारा ई आता है कि धारा 2 की कौन सी आती है, ई से मतलब क्या होता है कि घरेलू रिपोर्ट, घरेलू रिपोर्ट, घरेलू रिपोर्ट। ये हो गई धारा 2 की ई हो गई। यानी जो ए होता है उसमें तो व्यतीत व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है, कोई भी महिला होती है उसके साथ यदि घरेलू हिंसा हुई है तो उसकी जानकारी कौन सी धारा में मिलती है, तो धारा 2A में मिलती है। अगली धारा आती है धारा 2B, बी से बन गया बालक कि जो बालक की परिभाषा आती है, यहां भी व्यतीत व्यक्ति की परिभाषा आ रही है 2A में, और जो बालक की परिभाषा आती है वो कौन सी में आती है, धारा 2B में आती है। अगली आती है कि जो घरेलू रिपोर्ट है उसकी परिभाषा कौन सी धारा में आती है, तो वो आती है धारा 2E में। अगला आता है धारा 2 एफ, ई हो गया, एफ हो गया, ई एफ। एफ का मतलब क्या होता है, फैमिली, क्या होता है, फैमिली, यानी घरेलू नातेदारी, घरेलू नातेदारी, घरेलू नातेदारी, ये हो गया घरेलू नातेदारी। यानी एफ का माने मिलती है घरेलू नातेदारी की परिभाषा। जो घरेलू नातेदार होता है उसकी परिभाषा कौन सी धारा में मिलती है, तो मिलती है धारा 2F में मिलती है। कौन सी धारा में, कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की 2F में किसकी परिभाषा मिलती है, तो वो मिलती है घरेलू नातेदारी की। ये हो गया घरेलू नातेदारी। अगली आती है धारा 2H, धारा 2H। H में क्या आती है कि H में किसकी परिभाषा मिलती है, धारा 1 के बारे में बात की भाई, धारा 1 में प्रस्तावना आती है, धारा 2 में क्या आती है, परिभाषा आती है, लेकिन धारा 3 में भी परिभाषा आती है। धारा 3 में परिभाषा किसकी आती है, घरेलू हिंसा की जो परिभाषा आती है वो धारा 3 में आती है। लेकिन धारा 2 की बात कर रहे हैं H के बारे में, तो H में आएगी दहेज की परिभाषा, दहेज की परिभाषा, दहेज की परिभाषा। ये दहेज वाला तो दहेज अधिनियम में पूरा पढ़ेंगे जो 1961 का है, लेकिन अपन को तो परिभाषा का याद रखना है कि धारा दहेज की जो परिभाषा मिलती है वो किस अधिनियम की किस धारा में मिलती है, तो मिलती है धारा 2H में। किस में मिलती है, धारा 2I, धारा 2I। आई का मतलब हो गया मजिस्ट्रेट, क्या हो गया, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट की जो मजिस्ट्रेट की परिभाषा मिलती है, मजिस्ट्रेट की परिभाषा, मजिस्ट्रेट की परिभाषा कि धारा 2I में मिलती है मजिस्ट्रेट की परिभाषा। धारा H में किसकी मिलती है, धारा H में तो दहेज की मिलती है, लेकिन धारा 2I का मतलब हो गया मजिस्ट्रेट, यानी जो मजिस्ट्रेट की परिभाषा मिलती है वो धारा 2I में मिलती है। अगली आती है धारा 2K, अगली आती है धारा 2K। धारा 2K में क्या मिलती है, के का मतलब क्या हो गया, करेंसी, यानी आर्थिक सहायता। क्या मिलती है, आर्थिक सहायता। धारा 2K में मिलती है आर्थिक सहायता, आर्थिक सहायता कि जो आर्थिक सहायता की जो परिभाषा मिलती है वो कौन सी धारा में मिलती है, वो धारा 2 की K में मिलती है। धारा 2 की किस में मिलती है, K में मिलती है। ये होगी धारा 2K, इसमें मिलती है आर्थिक सहायता। जो आर्थिक सहायता होती है रुपए पैसे की, वो मिलती है आर्थिक सहायता अपने किस में, धारा 2K में मिलती है। अगली आती है धारा 2Q, अगली आती है धारा 2Q, धारा 2Q। धारा 2Q में मिलती है प्रत्यार्थी की परिभाषा, प्रत्यार्थी की परिभाषा, प्रत्यार्थी की परिभाषा। प्रत्यार्थी क्या होता है, प्रत्यार्थी की जो परिभाषा मिलती है वो धारा 2Q में मिलती है। प्रत्यार्थी क्या होता है, यानी पति प्लस नातेदार, पति प्लस नातेदारी, यह हो गया प्रत्यार्थी। यानी जो प्रत्यार्थी की परिभाषा मिलती है वो धारा 2Q में मिलती है, यानी पति प्लस नातेदारी। यानी यदि कोई पति भी कर रहा है हिंसा महिला के साथ तो उसको तो सजा होगी, लेकिन जो नातेदार है उसको भी साथ में क्या होगी, सजा होगी। तो वो हो गई धारा 2Q, यानी धारा 2Q में मिलती है प्रत्यार्थी की परिभाषा, प्रत्यार्थी पति प्लस नातेदारी। आती है धारा 2S, धारा 2S। धारा 2S में आती है साझा गृहस्थी, साझा गृहस्थी,
साझा गृहस्थी की धारा 2 में किसकी परिभाषा मिलती है? धारा 2 की एस में मिलती है साझा गृहस्थी की परिभाषा। साझा गृहस्थी की परिभाषा, ये हो गए साझा गृहस्थी की परिभाषा, ये मिलती है धारा 2S में साझा गृहस्थी की परिभाषा। अब आती है धारा 1 पर ली प्रस्तावना। धारा 1 और 2 में दोनों प्रस्तावना है, लेकिन धारा 3 में क्या है? घरेलू हिंसा की परिभाषा। अब बात करते हैं धारा 3। धारा 3 धारा 3 में बात करते हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा कि घरेलू हिंसा की जो परिभाषा का जो उल्लेख मिलता है अपन को कौन सी धारा में मिलता है, तो वो हो गई धारा 3 कि घरेलू हिंसा का उल्लेख, घरेलू हिंसा की परिभाषा। घरेलू हिंसा की जो परिभाषा है, परिभाषा का उल्लेख कौन सी धारा में मिलता है? तो यह मिलता है धारा 3 में। पिछली कांस्टेबल परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि घरेलू हिंसा की परिभाषा का उल्लेख अपन को कौन सी धारा में मिलता है? तो वो हो गई धारा 3। ये हो गई धारा 3। अगली आती है धारा 4। धारा 4। अब धारा 4 कौन सी होती है? धारा 4 का मतलब हो गया कि संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी देना, यानी संरक्षण अधिकारी है उसको किसकी जानकारी देना? घरेलू हिंसा की जानकारी देना। यानी संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी देना, घरेलू हिंसा की जानकारी देना, घरेलू हिंसा की जानकारी देना। जानकारी का मतलब क्या हो गया? घरेलू हिंसा की जानकारी देना किसको देना? संरक्षण अधिकारी है उसको घरेलू हिंसा की जानकारी देना। जैसे कोई भी मारपीट करता है तो अपन उसकी जानकारी दे देते हैं यदि संरक्षण अधिकारी को, तो वो हो गई घरेलू हिंसा की जानकारी देना। भाई वहां मारपीट हो रही है या वहां हिंसा हो रही है तो उसकी अपन जानकारी देते हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 4 के अंतर्गत उसको अपन को देते हैं जानकारी। ये हो गई संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी देना। अगली आती है धारा 5। धारा 5। धारा 5 में क्या होता है? धारा 5 में होता है कि धारा 4 में तो संरक्षण अधिकारी को अपन क्या दे रहे हैं? जानकारी दे रहे हैं कि घरेलू हिंसा हो रही है, लेकिन 5 में उल्टा होता है। इसका उल्टा कैसे होता है कि संरक्षण अधिकारी जानकारी देगा महिला को उसके अधिकारों की। क्या होगा कि संरक्षण अधिकारी महिला को उसके अधिकारों की जानकारी देगा, उसके अधिकारों की जानकारी देगा। यानी धारा 3 पढ़ा। धारा 3 में हो गई घरेलू हिंसा की परिभाषा। ठीक है, ये तो सीधा से याद हो गया कि घरेलू हिंसा की जो परिभाषा का उल्लेख मिलता है वो कौन सी धारा में मिलता है? धारा 3 में हो गया। अब आती है धारा 4 है तो 4 में हो गया संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी देना। भाई घरेलू हिंसा की जानकारी दे रहे हैं तो वो हो गया धारा 4। अब आती है धारा 5। अब संरक्षण अधिकारी को पहले अपन क्या दे रहे हैं? जानकारी दे बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसी हिंसा हो रही है, अपने जानकारी दे दी। अब अगला आता है 5। अब घरेलू हिंसा को यानी संरक्षण अधिकारी को पता चल गया कि हिंसा हो रही है तो संरक्षण अधिकारी उस महिलाओं को समझाएगा, उसे बताएगा उसके अधिकारों के बारे में। यदि महिलाओं को उसके अधिकारों की जो जानकारी देगा वो कौन सी धारा में देगा? वो हो गई धारा 5। धारा 5 के बाद में आती है धारा 6। धारा 6 का मतलब हो गया आश्रय यानी ठीक है, यानी आश्रय गृह, आश्रय की धारा 6 यानी जो आश्रय की जानकारी मिलती है महिलाओं को वो धारा 6 में मिलती है। यानी रहने की जो जानकारी मिलती है महिलाओं को, जो अधिकार मिलता है वो किस में मिलता है? धारा 6 में मिलता है आश्रय। अब अगली आती है धारा 7। अगली आती है धारा 7। 6 से 7 6 से स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य की जानकारी यानी महिला का जो चेकअप कराया जाता है वो कराया जाता है धारा 7 के अंतर्गत। यानी उसके स्वास्थ्य की जांच कराई जाती है कि ज्यादा कोई टूट फूट तो नहीं हुई है। इस कारण जो स्वास्थ्य की जांच का उल्लेख मिलता है अपन को घरेलू हिंसा की कौन सी धारा में मिलता है? तो वो हो गई धारा 7। अगली आती है धारा 8।
अगली आती है धारा 8। 8 का हो गया ठाठ, क्या हो गया 8 का हो गया ठाठ, ऐसे 8 ऐसे ठे से ठाठ, 8 ठाठ 8 ठाठ। तो 8 का क्या हो गया ठाठ हो गया। ठाठ का मतलब हो गया कि संरक्षण अधिकारों की नियुक्ति करना, संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करना, कि संरक्षण अधिकारी की क्या हो गई नियुक्ति हो गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई, इस कारण इसका क्या हो गया ठाठ हो गया। ये 8 में हो गया संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, लेकिन 9 में क्या, यहाँ तो नियुक्ति हो गई 8 में, लेकिन हम 9 में आ गए उसके कर्तव्य। ठीक है, 9 में आ गए संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, यह हो गया। यानी धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, धारा 4 में हो गया संरक्षण अधिकारी को घरेलू हिंसा की जानकारी देना, क्या हो गया 4 में हो गया कि जानकारी देना। 5 में हो गया कि संरक्षण अधिकारी द्वारा महिलाओं के उसके अधिकारों के बारे में बताना, तो वो हो गया धारा 5। धारा 6 से हो गया आश्रय, यानी जो रहने की सुविधा होती है वो हो गई धारा 6 में। धारा 7 6 से स्वास्थ्य, यानी धारा 7 में हो गया स्वास्थ्य की जानकारी देना या स्वास्थ्य की जांच करना, क्या करना स्वास्थ्य की जांच करना, ये हो गया स्वास्थ्य की जांच करना 7 में। 8 का हो गया ठाठ। ठाठ का मतलब हो गया कि संरक्षण अधिकारी की क्या हो गई नियुक्ति हो गई, कि धारा 8 में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति हो गई। धारा 9 में नियुक्ति होने के बाद उसके कर्तव्य के बारे में बताया जाता है, तो धारा 9 में हो गए संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। भाई संरक्षण अधिकारी को कैसे महिलाओं की रक्षा करनी है, तो वो जितने भी कर्तव्य आते हैं उसके वो धारा 9 में आते हैं, ये हो गई धारा 9। अगली धारा आती है धारा 10। धारा 10 धारा 10 में क्या होता है, तो सेवा प्रदाता की नियुक्ति धारा 10 में हो गया सेवा प्रदाता की नियुक्ति। धारा 11 क्या हो गई धारा 11 में हो गई सरकार। धारा 11 में होगी क्या होगी सरकार, यानी केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम का क्रियान्वयन करना, इस अधिनियम का क्रियान्वयन करना, ये हो गई धारा 11। धारा 10 में हो गई सेवा प्रदाता की नियुक्ति। धारा 11 सरकार हो गई, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम का क्रियान्वयन करना, ये हो गई धारा 11। अब अगली आती है धारा 12। धारा 12 में हो गया मजिस्ट्रेट। धारा 12 में हो गया मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि घरेलू हिंसा हो चुकी है, उसकी जो पहली सुनवाई रखी जाती है, सुनवाई यानी जो पहली सुनवाई, कौन सी सुनवाई, जो पहली सुनवाई रखी जाती है वो 3 दिन के भीतर, और जो अंतिम होती है वो 60 दिन के भीतर उसका निपटारा किया जाता है। 60 दिन के भीतर निपटारा, 60 दिन के भीतर मामले का निपटारा, यानी पहली सुनवाई रखी जाती है 3 दिन के भीतर, और 60 दिन के अंदर पूरे मामले का क्या किया जाता है निपटारा किया जाता है। यह हो गई धारा 12, यानी मजिस्ट्रेट को क्या मिलती है सूचना मिलती है कि घरेलू हिंसा हो चुकी है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है कि जो पहली सुनवाई रखता है वो रखता है 3 दिन के भीतर, और 3 दिन के बाद टाइम देता है 60 दिन का, कि 60 दिन में आपका मामला पूरा डिसमिस कर दिया जाएगा, यानी पूरा मामला सुलझा दिया जाएगा 60 दिन के अंदर अंदर। यह हो गई मजिस्ट्रेट, धारा 12 में हो गया मजिस्ट्रेट। अब आती है धारा 13। धारा 13 में क्या होता है, धारा 13 में होता है तामील करवाना। धारा 13 में हो गया तामील करवाना, यह हो गई धारा 13। यानी इंपोर्टेंट क्या है, धारा 12 इंपोर्टेंट है, क्या है कि धारा 12 इंपोर्टेंट है। धारा 12 में हो गया मजिस्ट्रेट, धारा 13 में हो गया तामील करवाना। अगली आती है धारा 14। धारा 14 में हो गया सेवा प्रदाता से परामर्श करना। सेवा प्रदाता से
सेवा प्रदाता से परामर्श करना, परामर्श करना, सेवा प्रदाता से परामर्श करना, यह हो गई धारा 14। यानी सेवा परामर्श, जो सेवा प्रदाता हो गया उसे जो परामर्श किया जाता है वो कौन सी धारा में किया जाता है, तो वो हो गई धारा 14, घरेलू हिंसा की धारा 14। अगली आती है धारा 16, धारा 16 यानी बंद कमरे में सुनवाई करना, बंद कमरे में, बंद कमरे में सुनवाई करना, सुनवाई करना, बंद कमरे में क्या करना, सुनवाई करना, यह हो गई धारा 16। अब अगली आती है धारा 18, धारा 18, धारा 18 में हो गया संरक्षण का आदेश, धारा 18 में हो गया संरक्षण का आदेश, धारा 18 संरक्षण का आदेश कि महिला को क्या देना, संरक्षण देना, ठीक है, ये हो गया धारा 18 में संरक्षण का आदेश। अगली आती है धारा 19, धारा 19, धारा 19 में हो गई स्थायी, स्थायी निवेश का, स्थायी निवास, स्थायी निवास का आदेश, स्थायी निवास का आदेश, यह हो गया धारा 19 में। धारा 18 में हो गया संरक्षण का आदेश, धारा 19 में हो गया स्थायी निवेश का आदेश। अब धारा 20 आ गई, अगली आ गई धारा 20, धारा 20 में हो गई मौद्रिक सहायता, मौद्रिक सहायता, मौद्रिक सहायता, जैसे हो गया धारा 18 में हो गया संरक्षण का आदेश। भाई संरक्षण का आदेश तो दे दिया लेकिन रहने के लिए जगह नहीं है, तो जगह के लिए दे दिया स्थायी निवास का आदेश दे दिया। अब जगह भी मिल गई, संरक्षण भी मिल गया, लेकिन रुपया पैसा नहीं है, तो उसके लिए मौद्रिक सहायता कर दी, वो हो गई रुपये की सहायता, यानी मौद्रिक सहायता कर दी 20 में। अगली आती है 21, धारा 21। अब 20 में हो गई मौद्रिक सहायता। अब रुपया भी है लेकिन उसके बच्चों की अभिरक्षा कौन करेगा, तो सरकार करेगी। तो अगली आ गई बच्चों की अभिरक्षा, बच्चों की अभिरक्षा, बच्चों की अभिरक्षा, यानी बच्चों की अभिरक्षा का उल्लेख मिलता है धारा 21 में। धारा 22, धारा 22, धारा 22 में उल्लेख है क्षतिपूर्ति का आदेश, क्षतिपूर्ति का, पूर्ति का आदेश, क्षतिपूर्ति का आदेश, यह हो गया धारा 22। धारा 24, अगली आती है धारा 24, न्यायालय द्वारा, न्यायालय द्वारा निशुल्क, निशुल्क फोटोकॉपी, फोटोकॉपी कॉपी लेने का आदेश, लेने का आदेश। धारा 10, आगे देखो धारा 10 में हो गया सेवा प्रदाता की नियुक्ति, कि जो सेवा प्रदाता है उसकी नियुक्ति हो गई धारा 10 में। धारा 11 होगी सरकार, यानी सरकार कौन होगी, एक तो होगी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम का क्रियान्वयन करना। अगली आ गई धारा 13, यानी धारा 12 में हो गया मजिस्ट्रेट, कि मजिस्ट्रेट को सूचना मिलती है कि घरेलू हिंसा हो चुकी है, तो मजिस्ट्रेट जाता है और कहता है कि आपकी जो पहली सुनवाई होगी वो 3 दिन के भीतर हो जाएगी और अगली सुनवाई होगी वो 60 दिन के भीतर हो जाएगी और 60 दिन में आपका पूरा मामला निपटा दिया जाएगा। वो हो गया मजिस्ट्रेट धारा 12 में। अगली आती है धारा 13, धारा 13 में हो गया तामील करवाना। धारा 14 सेवा प्रदाता से परामर्श करना, सेवा प्रदाता से क्या करना, परामर्श करना। धारा 16 में हो गया बंद कमरे में सुनवाई करना, यह इंपॉर्टेंट है। धारा 16 में हो गया कि बंद कमरे में क्या करना, सुनवाई करना। अगली आ गई धारा 18 में हो गया संरक्षण का आदेश, भाई महिलाओं को क्या देना, संरक्षण देना। अब संरक्षण तो मिल गया 18 में, लेकिन 19 में अब संरक्षण भी मिल गया, निवास का आदेश दे दिया। तथा धारा 20 हो गया, अब निवास भी हो गया स्थायी, लेकिन रुपये पैसे नहीं है तो उसके लिए दे दी मौद्रिक सहायता, वो हो गई धारा 20 में हो गई मौद्रिक सहायता। तथा धारा 21 हो गई बच्चों की अभिरक्षा, यानी आदेश दे दिया संरक्षण का, रहने के लिए जगह दे दी तथा रुपये भी दे दिए, मौद्रिक सहायता दे दी, लेकिन बच्चों की अभिरक्षा कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा, तो बच्चों की अभिरक्षा भी दे दी धारा 21 में।
अगली आती है धारा 22। धारा 22 में हो गया क्षतिपूर्ति का आदेश, जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति का क्या दे दिया, आदेश दे दिया। अगला आता है धारा 24 कि न्यायालय द्वारा निःशुल्क जो फोटोकॉपी ली जाती है वो भी उसको क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया। ये हो गई अपन के घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। आगे की हिंसा के बारे में बात करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।